हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज के लेक्चर के साथ हम अपना M3R5 की प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपना चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप पहले से हमारी सीरीज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता है पढ़ाई का यहाँ पर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपको लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है और क्यों वो आंसर सही हो रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मिल जाएगी आपको क्वेश्चन आंसर की PDF और उसमें प्रैक्टिस करके देखनी है कि जो क्वेश्चन अभी आपने देखे उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखेंगे तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर देखें MCQ क्वेश्चन और एग्जाम में जाकर आप भूल जा रहे हैं, तो वो भूलने वाली समस्या का निदान ऐसे हो जाएगा कि आप वीडियो को देखें, समझें और उसके बाद प्रैक्टिस कर लें PDF डाउनलोड करके। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है विच सिंबल इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन इन फ्लो चार्ट। किसी फ्लो चार्ट में कंडीशन को चेक करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। मतलब जब आपके पास दो कंडीशन हो यस और नो की तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इवन ऑड चेक करना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो इवन, नहीं डिवाइड हुआ तो ऑड। तो जब ऐसी कंडीशन वाली परिस्थिति आ जाती है तो हम डिसीजन वाला सिंबल यूज करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट में। डिसीजन वाला सिंबल इस तरीके से कुछ रहता है डायमंड शेप में। ठीक, तो इस सिंबल को क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग सिंबल, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कंडीशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर पहला जवाब हमारा कौन सा हो गया पहले सवाल का, बी ऑप्शन डिसीजन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है द फंक्शन ऑफ कंपाइलर इज। तो कंपाइलर का फंक्शन क्या है। तो कंपाइलर का फंक्शन अगर आप समझना चाहें तो देखिए, कंपाइलर होता है एक ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है और लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो ये कंपाइलर क्या काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब ऑप्शन में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसलेट मतलब बदलाव कर देता है इंस्ट्रक्शन का एक ऐसे सुटेबल, मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें कंप्यूटर जो है आपके चीज़ को समझ पाए। आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने प्रोग्राम को लिख दिया, अब उसे सिस्टम को समझना है तो कंपाइलर इसको ऐसे फॉर्म में बदल देता है कि जिसमें सिस्टम इसको समझ पाए, और यही काम हमारे कंपाइलर का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया। क्या काम है कंपाइलर का, प्रोग्राम को सुटेबल फॉर्म में बदलना। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इंट 1011। तो इंट 1011 का क्या आउटपुट दिया जाएगा, क्या आउटपुट सिस्टम देगा। तो एक चीज़ समझिए, अगर कोई गिनती ब्रैकेट के अंदर लिखी है और यहाँ पर कोई बेस लिखा है, जैसे बेस लिखा होता 2, यहाँ पर किनारे की तरफ 2 लिखा होता तो ये बाइनरी में बदला जाता या इसमें कोई कन्वर्जन होता। 8 लिखा होता तो कुछ और बात होती, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे वो डेसिमल के रूप में समझ लेता है और डेसिमल में ही इसका आउटपुट दे देगा। और सेम जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है सेम हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब ये सेम आउटपुट हमारा सी वाला है तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेस पहले से दिया नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बेस कोई दिया नहीं गया था, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। ठीक, देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से समझेंगे तो चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलता हूँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगती है। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हु डेवलप्ड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको किसने डेवलप किया था। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा 3 ही ऑप्शन है, चौथा शायद बीच में मिस हो गया, लेकिन ये आपका जो डी ऑप्शन है यही सही है, गुइडो वैन रोस्यूम। अब ये हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, लेकिन इसको आप ध्यान से एक बार वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, इसे जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहिए प्रोनाउंस कर लीजिए, लेकिन यही आपका सही ऑप्शन होगा। बढ़ रहे हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। अब देखिए इसमें तो याद ही करने वाला था तो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है कि किसने डेवलप किया। भाई देखो इन्होंने डेवलप किया है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 5वां सवाल, डीबगिंग इज यूज्ड। तो डीबगिंग
किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि बग किसे कहते हैं। तो BUG बग जो होता है, बग का मतलब होता है कमी। बग क्या चीज़ हो गई? कमी। और डीबग क्या होगा? कमी को दूर करना। तो कमी को दूर करने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीबगिंग। कि सिस्टम में कोई कमी आ गई, उसको आप दूर कर रहे हैं, और वो प्रोसेस जिससे दूर कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? डीबगिंग। ठीक, अब आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन देखेंगे कि फाइंड एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। फाइंड एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, यही चीज आपकी क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारे ए ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 6वें सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके सीक्वेंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए उसका किसी भी प्रोग्राम का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आप कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोड कहाँ कहाँ पे है? बी और सी ऑप्शन में। उसके बाद आपका कंपाइल होता है, ठीक। उसके बाद आपका लिंक होता है, ठीक है, प्रोग्राम लिंक हो गया। उसके बाद प्रोग्राम लोड होता है, लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर देखिए गलत क्या हो गया कि पहले एग्जीक्यूट कर दिए और बाद में लोड किए, ऐसा नहीं होता है, ठीक। पहले लोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो गया? हमारा सी वाला जवाब सही हो गया कि कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट, दैट आर द स्टेप्स टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। बारी है अपने 7वें सवाल की। हमारा 7वां सवाल है कमांड प्रॉम्प्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या कमांड उसका पार्ट होता है? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो आपका होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। बढ़ रहे हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? तो जो सबसे सटीक जवाब है वो है एसक्यूएल एंड फोकस। ये हमारा 4th जनरेशन से आता है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आप कई जगहों पर देखेंगे पाइथन 3rd जनरेशन लिखा है, कई जगहों पर पाइथन 4th जनरेशन लिखा है। तो जो सबसे सटीक जवाब हो सकता था वो हमारा ये हो सकता था, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया कि ये हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। अगर सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज हमारी 3rd जनरेशन से थी। कोबोल भी हमारी 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा सी वाला हो गया। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। हमारा 9वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाइथन। मतलब ये जो कथन है इनमें से कौन से कथन पाइथन के बारे में सही कहे गए हैं। तो पहला देखिए इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, तो ये तो सही बात है, ठीक। दूसरा देखिए इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विथ सी, C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कॉर्बा एंड जावा। तो क्या इनके साथ, इन लैंग्वेजेस के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सकता था आसानी से? तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो गया? बोथ द एबव आर करेक्ट। मतलब ऊपर दिए गए दोनों जवाब सही हैं। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 10वें नंबर का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अंडर स्कोर कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम के तौर पे अंडर स्कोर क्या यूज किया जा सकता है? ये सही है या गलत है? तो ये तो लाइन सही है। वेरिएबल नेम कैन बी कंटेन डिजिट। तो वेरिएबल नेम में क्या डिजिट हो सकती है? ये भी सही है। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ब्लैंक स्पेस। तो वेरिएबल नेम में क्या ब्लैंक स्पेस आ सकता है? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया, ठीक। तो आगे भी देख लेते हैं। कैपिटल लेटर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। किसी वेरिएबल के नाम में कैपिटल लेटर यूज किया जा सकता है, तो ये यूज किया जा सकता है। तो हमारे ए, बी और डी ऑप्शन सही है और सी वाला गलत है। तो सवाल में पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। और उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस से आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो और आपको हमारी मेहनत दिख रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट ज़रूर किया करिए। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स इज पार्ट ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। तो कौन सी चीज़ इनमें से यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होती है? तो इनमें से इंस्टॉलेशन गाइड जो होती है वो किसका हिस्सा होती है? यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होती है।
बढ़ रहे हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। हमारा 12वां सवाल है, लाइनस टोरवाल्ड्स ने कौन सी प्रणाली विकसित की? तो लाइनस टोरवाल्ड्स ने कौन सी प्रणाली विकसित की? तो उन्होंने विकसित की लाइनेक्स। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बारी है अगले सवाल की, जो कि है हमारा 13वां नंबर का सवाल। सिलेक्ट वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए नीचे दिए गए कथन में से सही कथन का चयन करें। तो आइए देखिए क्या बात कही गई है। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। तो कंपाइलर में जो इनपुट जाता है क्या वो सोर्स प्रोग्राम होता है? ये सही है या गलत है? ये चीज़ सही है। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। मतलब कि कंपाइलर जब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है तो टोटल कोड को एक साथ बदलता है। एज अ होल मतलब टोटल कोड को एक साथ बदलना। तो ये काम तो कंपाइलर करता है। लाइन बाय लाइन कौन बदलता है? इंटरप्रेटर बदलता है। पर कंपाइलर एज अ होल देखता है, मतलब संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ देखता है। द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। हाँ, ये भी बात सही है कि कंपाइलर आउटपुट जो देता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो ये तीनों बात सही है, मतलब ऊपर दिए गए हमारे तीनों कथन क्या हैं? ट्रू हैं। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ऑल द अबव पे हमें टिक करना पड़ेगा इस सवाल में। बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। द स्यूडो कोड इज। तो स्यूडो कोड क्या होता है? तो स्यूडो कोड कुछ भी और नहीं है, एल्गोरिथम को ही स्यूडो कोड कहते हैं। यहाँ पर हमें ए ऑप्शन सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। हमारा 15वां सवाल क्या है देखते हैं। द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। मतलब एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल मतलब संपूर्ण प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में बदलता है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो आपका होता है कंपाइलर, क्या चीज़? जो आपका कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को एज अ होल किस में बदलता है? ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। एज अ होल का मतलब क्या ऊपर मैंने बताया कि जो पूरे प्रोग्राम को, मतलब आपका प्रोग्राम मान लीजिए 10 लाइन का है तो 10 लाइन को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ठीक है, 10 लाइन को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का अगर काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। फाइंडिंग एंड सॉल्विंग एरर्स इन द सोर्स कोड इज। किसी सोर्स कोड में गलती को ढूंढना और उसे दूर करना क्या कहलाता है? तो ऊपर हमने बताया कि गलती रहे तो बग, और गलती को ढूंढना और उसको बदलना मतलब सही करना क्या कहलाता है? डीबग कहलाता है। ऊपर हमने डिस्कस किया ना, तो डीबगिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। डीबगिंग में क्या करते हैं? पहले गलती को ढूंढते हैं और उसको दूर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। हमारा 17वां सवाल क्या है? ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो मतलब जो आपका सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसे मशीन समझ पाए। तो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? तो ये काम होता है हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर का, जिसे ट्रांसलेटर भी कहते हैं। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो ये सब क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। तो इन्हीं का काम ये होता है कि सोर्स कोड को किस में बदलते हैं? मशीन के समझने लायक भाषा में बदलते हैं, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर सही हो गया हमारा सी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग अ प्रोग्राम। किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया। तो कोई अगर प्रॉब्लम है और उसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यही तो है कि एक प्रोग्राम आपने लिया और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख दिया कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम, फिर ये काम, और उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा एल्गोरिथम बी। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। हमारा 19वां सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इनमें से जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है? सी भाषा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। हमारा 20वां सवाल है कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर इज़। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू
यूज़र और कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आज हमारा पहला चैप्टर था और उससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हमने डिस्कस किए। अब आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करनी है और प्रैक्टिस करके देखना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं बिना देखे हुए। इससे आप अपना स्वयं का आकलन कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।